अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 22। तो यहाँ पे जो है लास्ट लेक्चर के बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर के एंड के अंदर आपको कुछ जो है ना बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो कि सर्किट सॉल्व करते वक्त आपको पता होनी चाहिए, या इन जनरल एज कॉन्सेप्ट के लिए जो है ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो उनमें से जो है एक चीज़ ये है कि अगर डीसी वोल्टेज आपके पास आ रही है तो आपके पास एक कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, और फाइन। उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, और ओपन सर्किट का क्या मतलब है कि करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, डीसी वोल्टेज मतलब नो करंट। उसके बाद आपके पास आता है द वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर मस्ट बी कंटिन्यूस। वोल्टेज जो है कैपेसिटर के अक्रॉस सडनली चेंज नहीं हो सकती। इन दोनों चीज़ों का जो है वो आप यूं इसको लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है वोल्टेज डीसी है, ठीक है, डीसी वोल्टेज है, कुछ भी नहीं आपके पास जो है चेंज नहीं हो रही, तो ये वाली टर्म जो है ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। ये ज़ीरो होगी तो करंट आपके पास ज़ीरो है, और करंट ज़ीरो आपको पता है कि ओपन सर्किट होता है। सेकंड, इसी रिलेशन से हम ये सेकंड टर्म देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, सी डी वी ओवर डी टी था। तो क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस चेंज वोल्टेज की नहीं हो सकती, इंस्टेंटेनियस चेंज ज़ीरो से फुल पे जाने के लिए आपको जो है अगर ज़ीरो टाइम के अंदर आप जाते हैं तो ये वैल्यू जो है ये आपके पास इन्फिनिटी हो जाती है। इसका मतलब है कि इन्फिनिट अमाउंट ऑफ करंट बीच में से मूव करता है। हमें पता है कि चार्ज जो है वो इन्फिनिट अमाउंट तक जो है वो नहीं एक्चुअली पास कर सकता। इसका मतलब है कि सडनली जो है आपके पास वोल्टेज भी नहीं चेंज हो सकती। तो इसके बाद वाला जो है कि हमारे पास जो है आइडियली इच्छाई, आइडियली कोई भी जो है एनर्जी को ये डिसिपेट नहीं करता, स्टोर करेगा और उसके बाद रिलीज़ कर देगा। प्रैक्टिकली हमारे पास इसके मॉडल के अंदर एक कोई ना जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपके पास बीच में लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली लार्ज है, लेकिन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है, जो कि अगर आप कैपेसिटर को चार्ज करके रख देंगे कहीं पे तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है इंटरनली लीकेज के थ्रू जो है वो डिप्लीट हो जाएगा, और वोल्टेज लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम के ऊपर ज़ीरो हो जाएगी उसके क्रॉस। तो वो किस रेजिस्टेंस के थ्रू आपके पास होगा, तो उसको आप यूँ मॉडल कर सकते हैं कि जैसे जो इसकी जो इसमें से लीकेज एक तरह का करंट गुजर रहा है वो ऐसे है जैसे पैरेलल में इसके साथ एक रेजिस्टर लगा हुआ है। तो ये जितनी भी पोलराइजेशन हुई थी वो इसके थ्रू करंट जो है वो इंटरनली इसमें से मूव करते करते जो है डिसिपेट हो जाएगा, और नेट आपके पास जो है कोई भी एनर्जी जो है वो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं रहेगी। अभी हम लोग जो है बुक में आइडियल कंसिडर करेंगे तो मतलब कोई आपके पास ये पैरेलल में लीकेज रजिस्टर नहीं है। प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। ये मैं काफ़ी क्विकली मूव करूंगा क्योंकि ये ना फंडामेंटल और बेसिक किस्म की है। पहली चीज़ है कैलकुलेट द चार्ज स्टोर्ड ऑन अ 3 पिकोफैरेड कैपेसिटर। कैपेसिटर हमें 3 पिकोफैरेड है, Q इज़ इक्वल टू सी वी होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो 3 इंटू ये पिको था 10 टू माइनस 12, तो ये हमारे पास आ जाता है 60। तो 60 पिको कूलम आ गया। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है, तो वो क्या होगी हमारे पास, हाफ सी वी स्क्वायर। यस, ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी एनर्जी स्टोर्ड, ये हो जाएगी जी 1/2 टाइम्स 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। 20 था तो 20 का स्क्वायर हो गया 400। तो ये सारा इधर वैल्यूएट किया है इन्होंने, तो ये आपके पास आ जाता है 600 पिको कूलम। इसी तरीके से ये सेकंड केस है, जो प्रॉब्लम है यहाँ पे है जी 4.5 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, तो हमें बताया गया है कि C इज़ इक्वल टू 4.5 क्रॉस 10 टू माइनस 6 फैरेड का, और हमें साथ में बताया गया है कि जनाब जो चार्ज है वो हमारे पास है 0.12 क्रॉस 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3
कूलम ऑन वन प्लेट, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। वोल्टेज पूछिए कि हमारे पास कितनी होगी। व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस इफ़ द चार्ज इज़ दिस। यहाँ पे वैसे करंट लिखा है, ये बड़ी अजीब चीज़ है, पर मैं देखता हूँ कि क्या। तो हमारे पास था कि जी Q इज़ इक्वल टू सी वी, तो V इज़ इक्वल टू Q कितना है 0.12 क्रॉस 10 टू माइनस 3 ओवर C 4.5 10 टू माइनस 6। तो ये इसे करके -3 रह गया, तो मतलब -3 का मतलब है 1120 बटा 4.5, जो कि बनता है ये नीचे 9 है और ऊपर 240 हो जाता है। इसको 3 पे डिवाइड हो सकता है, 24 हमारे पास आता है 80/3, वो तकरीबन इतना ही होता है। ये यूनिट इन्होंने इनकरेक्ट लिखा है, वोल्ट के अंदर है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछी गई है, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड, तो वो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है जी, तो कैपेसिटर की वैल्यू वही आपने रखनी है, 4.5 था टाइम्स 4.5 क्रॉस 10 टू माइनस 6, ठीक है जी, टाइम्स 26.67 का स्क्वायर। तो ये सारा सॉल्व करेंगे, आंसर यही आएगा आपके पास। ये बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है, इन पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा। वोल्टेज अक्रॉस आपके पास जो है ना, वी निकालनी है, वी आपको गिवन है, ये है, ठीक है। कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है, तो करंट पूछा है उन्होंने, तो हमारे पास आई इज़ इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी होता है, ठीक है जी। तो 5 माइक्रोफेरेड है, इसको लिख लेते हैं 10 टू माइनस 6 टाइम्स डी वी, इसका डेरिवेटिव कोस का होता है साइन, तो 10 हमारे पास था, डेरिवेटिव में 6000 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो ये हो जाएगा 60,000 माइनस साइन आ गया और साइन ऑफ 6,000, हाँ 6,000 टी। तो ये सारा ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे किया हुआ है, तो रिज़ल्ट हमारे पास ये आ जाता है -0.3 इंटू दिस। तो ये करंट हमने इस तरीके से निकाल लिया। एक और प्रॉब्लम, इसमें हमारे पास वोल्टेज गिवन है, कैपेसिटर है, दोबारा करंट ही हमसे पूछा गया है। तो I इज़ इक्वल टू सी 10 इंटू 10 टू माइनस 6 मल्टीप्लाइड, अब साइन है, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास होगा कॉस कोसाइन, ठीक है। लेकिन ये 2000 टाइम्स 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2000 को 75 से करें, 75 को बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करें, 150 टाइम्स 1000, तो 150,000 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5 150,345 मल्टीप्लाइड बाय साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया 2000 टी, 2000 टी आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे ये 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, बाकी सारा कुछ करके, तो ये 1.5 कोस ऑफ 2000 टी आपके पास जो है ना, ये वाला रिज़ल्ट के तौर पे यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, अगले पे आते हैं 6.3। हमारे पास क्या गिवन है, हमें वोल्टेज हमने एवेल्यूएट करनी है, करंट हमें गिवन है 2 माइक्रोफेरेड का है, और अज्यूम करना है कि इनिशियल वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है, ठीक है जी। तो अब हमें क्योंकि पता है, अब सारे करंट रिलेशन याद करने की बजाय बेहतर है, ये हमेशा फंक्शन ऑफ टाइम है, आई ऑफ टी इज़ इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी। तो वोल्टेज निकालनी है, तो वो आपके पास आ जाएगी जी 1/c 0
से टी तक आप इंटीग्रेट करेंगे आई ऑफ टी को। इसको टॉ कर देते हैं क्योंकि ये ना डमी वेरिएबल के थ्रू डी ऑफ टॉ प्लस वी ऑफ ज़ीरो। वी ऑफ ज़ीरो उन्होंने कहा ज़ीरो है, तो इसके अंदर क्या करना है, हमने सिंपली 1/c करके इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो अब इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन। अच्छा जी, अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, हमने क्या करना है, ये तो टर्म इसी तरह से रहेगी 6 टाइम्स ई टू माइनस 3000 टी, ठीक है जी। और लेकिन है कि ये टर्म जो है डिवाइड हो जाएगी इंटीग्रेशन में, डेरिवेशन के अंदर मल्टीप्लाई होना था, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगी -3000, और यहाँ पे आ जाएगा जी ये इंटू 10⁻³ क्योंकि पहले मिली में चल रहा था। तो इसको पूरे को हम देखते हैं इधर, और ये कैपेसिटर की वैल्यू जो है ना यहाँ पे ये भी मैं डाल दूँ, ये हमारे पास थी 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये 3 ज़ीरो ख़त्म हुए, ये -3 रह गया, 2 और 3 जो है ये 661 हो गया, तो ये -1000 हो गया, नहीं -1000 हो गया कि नहीं, -3 था। अच्छा ये -3 है और ऊपर मिली का भी -3 है, ये उधर से कैंसिल हो गए, 1000 नहीं रहा, 1 हो गया, -1 टाइम्स e2 माइनस, मतलब -e2 -3000 टी आ गया, और इसको आपने करना है 0 से लेके टी तक इंटीग्रेट करना है। तो इसके अंदर आपके पास जो है, अब टी की वैल्यू को आप 0 प्लेस करते हैं, ठीक है जी। टाओ, ये ना इसको उस तरीके से करके टाओ के टर्म्स में आता है, यहाँ पे ये पूरा इस टर्म को याद रखना है। तो टी पुट करते हैं तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा जी माइनस ये, उसके बाद माइनस ऑफ दैट ये करेंगे तो 0 पुट करके 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल रिज़ल्ट आएगा जी 1 - e2 -3000 टी वोल्ट। तो ओवरऑल आपके पास इस तरीके से करके रिज़ल्ट आ गया। यहाँ पे इसी तरीके से एक और हमारे पास आ गया, द करंट थ्रू अ 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज़, उसकी वैल्यू गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये भी उसी तरीके से हमारे पास होगा। टाइम का हमें जो है पता है कि इंटीग्रेट किन टाइम्स के ऊपर करना है, और वी ऑफ ज़ीरो हमने ज़ीरो लेना है, टाइम 1 मिलीसेकंड से 5 मिलीसेकंड्स के बीच में करना है। तो v इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/c, टाइम हमारे पास 1 ms से 5 ms हो गया, और रिलेशन अंदर आ जाएगा जनाब 50 साइन ऑफ 120 पाई टी डी टी, प्लस यहाँ पे वी ऑफ ज़ीरो होना था जो कि ज़ीरो है, तो उसको ज़ीरो लिख दिया हमने। आगे हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेट करके। अच्छा जी, कैपेसिटर की वैल्यू थी 100 माइक्रोफैरड, तो ये 100 माइक्रोफैरड है और ये मिली के अंदर है, ठीक है जी। ये भी हम लोग सारा देख लेते हैं। 100 माइक्रो है 10⁻⁻6, 50 की टर्म को बाहर लिख देते हैं, और ये जो मिली था ये मिली को भी इधर ही लिख देते हैं, इंटू 10⁻3, मतलब ये कैंसिल हो गया, ये 3 रह गया। तो इसको इंटीग्रेट जब करते हैं तो इंटीग्रेट करके क्या हमारे पास टर्म आती है,
कोस का डेरिवेटिव है साइन, ठीक है, माइनस साइन है, तो साइन का होगा जी माइनस कॉस, माइनस का साइन इधर आ गया, कोस आपने जो है यहाँ पे लिख देना है 120 पाई टी डिवाइड, इसको हम कर देंगे अपना 120 से पाई से, क्योंकि जो है आपने जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये टर्म्स ने मल्टीप्लाई होना था, इंटीग्रेट करने में ये डिवाइड होंगी और इसको हम लेके जाएंगे जनाब 1 मिली सेकेंड से 5 मिली सेकेंड्स तक। तो ये 120 पाई को भी इधर से अगर डिवाइड करना हो, ये 10 टू माइनस 3 था, इसके साथ हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है जी 10 इंटू 120 1200, मतलब वो ख़त्म हो गया, 1.2 पाई लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी। 50 डिवाइडेड बाय 1.2 पाई, 50 डिवाइडेड बाय 1.2 पाई। अच्छा, अब ये मुझे नहीं याद कि ये सही तरह से ऐसे लेगा, ठीक है जी। 13.26 माइनस 13.26 हो गया, ठीक है जी। और हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ना डिफरेंट वैल्यूज़ इसकी प्लेस करनी है, मैं वेरीफाई कर लूँ, बाकी सारा कुछ हमारे पास ठीक है। 1.2 ठीक है, अपेरेंटली तो ठीक है। इसको यहाँ पर से आगे किया जनाब 100 माइक्रोफेरेड था, 100 एक सेकेंड, 100 को 120 से करना था, मैंने खाली कुछ और कर दिया हुआ है। 100 इंटू 120 शिफ्ट पाई, 1200 पाई था, ठीक है जी। इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, सो 12 पाई था, देखा मिस्टेक निकली, 12 पाई को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से तो 1.32 आता है, 13 पॉइंट नहीं 1.32, 1.32 यहाँ पे आ गया, और बाकी सारा कुछ ना अभी उसी तरीके से, साइन यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, अब इसको अंदर जो है पहले 5 मिली सेकेंड्स प्लेस करना है, तो वो भी ज़रा मैं क्विकली कर देता हूँ जनाब। 5 मिली सेकेंड्स 120, मेरा कैलकुलेटर डिग्रीज में है, 120 इंटू 360 इंटू टी है 5 एक्सपोनेंट माइनस 3, 216 डिग्रीज ऊपर आ गया, ठीक है जी, 216 डिग्रीज के हिसाब से, तो मतलब कि 120 टी अगर हमारे पास ये पाई जो है, वेट अ सेकंड, दिस इज़ इन सेकंड, दिस इज़ रेडियन पर सेकंड, तो ठीक है, करेक्ट है। डिग्रीज पर सेकंड के अंदर ये वाली टर्म्स आ जाती हैं, तो इसको हम उसमें कर लेते हैं। 120 हमारे पास जो है ये 120 पाई इज इक्वल टू 2 पाई एफ, करेक्ट। तो कोस हम ले लेते हैं, कोस ऑफ 216, कैलकुलेटर डिग्रीज में है तो वो आ जाता है -0.8, -0.8 1 कर लेते हैं, तो माइनस इसके बाद जो सेकंड टर्म आएगी उसके लिए हम लोग देख लेते हैं 1 मिली सेकेंड। अच्छा जी, अब 1 मिली सेकेंड के केस में हमारे पास होगा ये 120 को हम आगे करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया है कि ये ना क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट है,
कि यहाँ पे ये नहीं किया गया कि जी 1 मिली सेकेंड से 5 मिली सेकेंड के बीच में निकालें, बल्कि कहा गया है कि जी 1 मिली सेकेंड पे निकालें। तो इससे हमारे पास जो है ना कुछ चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। मसलन कि ये सारा के सारा इधर से ख़त्म हो के जो पहला केस है जहाँ पे ज़ीरो के ऊपर हमने निकालना है, तो वहाँ पे हम इसको लिखेंगे 0 से लेके 1 मिली सेकेंड तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, 1/100 इंटू 10⁻6 हो गया। और ऐसे करते हैं कि हमने 2 टाइम्स पे निकालना है ना, हम इसको जेनेरिक टी पे निकाल लेते हैं ताकि रिलेशन हमारे पास ना जेनेरिक आ जाए टी। और ये जो इंटीग्रेट करना है इसके लिए हम डमी वेरिएबल टाउ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, टाउ हो गया और इधर भी हमारे पास टाउ हो गया। ठीक है जी, तो ये आ गया जनाब 10⁻। इसके ऊपर और आगे का हमने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास जो 50 था और ये यूनिट्स इसके क्या थे पहले, करंट के मिली एम्पेयर। ठीक है, तो जो 50 मिली एम्पेयर है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10⁻³ हो गया। उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के केस में हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा और जो है 120 पाई जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। उसके अलावा एडिशनल क्या चीज़ है कि ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन भी उस तरफ आ गया, तो ये आ गई चीज़ हमारे पास कॉस ऑफ 120 पाई टाउ। और इसको हमने करना है 0 से लेके टी तक। ठीक है जी, अब हम ये ज़रा इसका ना ये कांस्टेंट वाली टर्म पहले वैल्यूएट कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी हमारे पास क्या आता है। तो कांस्टेंट वाली टर्म हमारे पास है जी 50, ये 10⁻³ जो है इसको कैंसिल होके यहाँ पर से ये -3 रह जाता है। तो ये हो जाता है जनाब 50 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट -3 divided by 120 and then again divided by पाई। तो ये हमारे पास जो टर्म है ये हमारे पास आ जाती है टोटल करके -1.33 वोल्ट। और जो ये वाली चीज़ थी हमारे पास 0 से टी तक, तो इसमें हम जब टी की वैल्यू प्लेस करते हैं, माइनस साइन याद रहे कि बाहर है, तो वो पहले टर्म हमारे पास हो जाएगी जनाब कॉस ऑफ 120 पाई टी। ठीक है, कॉस ऑफ 120 पाई टी माइनस सेकेंड केस में कॉस ऑफ 0 1 होता है। ठीक है जनाब, ये वाली चीज़ आ गई। इसको हम ये नेगेटिव साइन अंदर ले जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.33 टाइम्स 1 माइनस कॉस ऑफ 120 पाई टी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जनरल रिलेशन आ गया v ऑफ टी। तो ये हमारे पास वोल्टेज है +0, v ऑफ टी 0 जो है ना एट टाइम t इक्वल टू 0 हमारे पास 0 रह जाता है। तो ये पूरे की पूरी चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो इस केस के अंदर हम आगे जब इंटीग्रेट करना है तो हमें इसकी खाली वैल्यू, टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम पहले निकालते हैं जनाब कॉस ऑफ 120 पाई, क्योंकि डिग्रीज़ के अंदर है मेरे पास, तो मैं इसको कर दूंगा जनाब इंटू 180। पहले शायद 360 डालने की कोशिश की गई थी। इंटू 1 मिली सेकेंड्स है 1 एक्सपोनेंट -3
ठीक है जी। तो ये 0.929 हमारे पास आ गया। तो मैं आगे भी पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ इसके ऊपर। तो 1 माइनस आंसर हमारे पास 0.07 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.33 से, तो ये हमारे पास क्या आया 93.39। थोड़ा सा ना अप्रोक्सीमेट किया इसलिए। तो हमारे पास v ऑफ 1 मिली सेकेंड हमारे पास आया है 93.4 मिली वोल्ट। अच्छा जी, तो जब सेकंड केस में हमने निकालना है यही रिलेशन यूज़ करेंगे, पर अब हमारे पास जो है ना टाइम की वैल्यू हम 5 मिली सेकेंड्स प्लेस करेंगे। अच्छा, मैं ये कैलकुलेटर पे पूरा स्टेप कर दिया। आपने जब सॉल्व करना है तो पहले आर्ग्यूमेंट एक स्टेप में लिख दें, दूसरे में कॉस की वैल्यू लिख दें, तीसरे में ये 1 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख दें और फिर आगे। ठीक है, मैं तो अभी ये क्योंकि टाइम कम है मैं इसलिए क्विकली करके जो है ये आपको बता रहा हूँ। अच्छा, 5 मिली सेकेंड्स है तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉस ऑफ 120 इंटू 180 इंटू 5 एक्सपोनेंट -3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ना टर्म आ गई नेगेटिव। नेगेटिव टर्म आ गई तो इसको जो है 1 माइनस आंसर करते हैं तो ये हमारे पास 1.3 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 1.33 से तो ये 1.74। याद रखें कि ये 1.329 इस तरह करके था, तो वो थोड़ा सा जो अप्रोक्सीमेट किया ना उसकी वजह से ये रिज़ल्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो ये हमारे पास जनाब आ गया कि v ऑफ 5 मिली सेकेंड इज़ इक्वल टू 1.74 वोल्ट। तो ये आपने जो है ना दोनों केसेस के अंदर इसके लिए अंदर ना सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट में क्योंकि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी तो मैं गलत साइड पे सॉल्व करने लगा था, जिसकी वजह से वक्त ज़ाया हुआ। और यही काम आपके साथ मिड में भी हो चुका है, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ के स्टेटमेंट सही नहीं देखी, शुरू कर दिया, तो वहाँ से आगे आप गलत रिजल्ट तक मतलब पहुँच जाते हैं। आगे चलते हैं हम। ये हमारे पास फिर एक एग्जांपल है, डिटरमिन द करंट थ्रू अ 200 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है ना उसकी वैल्यू है हमारे पास 200 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और ये बाकी सारा इन्होंने कहा है कि जी इसको सॉल्व करें। वोल्टेज जो है वो ये वाली गिवन है। ठीक है, अब ये वोल्टेज का जो है ना ये उसने रिलेशन डायरेक्टली गिवन नहीं, आपको खाली वेव फॉर्म गिवन है। पर इस वेव फॉर्म को देख के आप कह सकते हैं कि जी इसकी अगर आप जो है करंट आपने निकालना है तो I इज़ इक्वल टू C dV ओवर dt। तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अब 0 से लेके 1 तक जो आपके पास स्लोप है वो स्लोप कितनी है, स्लोप क्या होता है, y एक्सिस के ऊपर सेकंड पॉइंट माइनस पहला 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 टाइम ये 1 सेकंड है। तो ये आपके पास स्लोप हो गई 50 वोल्ट पर सेकंड। ठीक है, 50 वोल्ट पर सेकंड। कैपेसिटर से मल्टीप्लाई किया 200 माइक्रोफेरेड से 50 वोल्ट पर सेकंड्स को, तो ये हो जाता है 1000 माइक्रो जो है आपके पास एम्पेयर, जो कि 1 मिली 1000 माइक्रो बनता है या कितना, अच्छा नहीं 50 है, 10,000 जो है माइक्रो 10,000 माइक्रो एम्पेयर बन जाता है। ठीक है जी, सी है 200, इसको साथ अगर हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं आई निकालने के लिए इस टर्म को, तो वो है 50 वोल्ट पर सेकंड। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया जी 10 मिली एम्पेयर। फिर उसके बाद जो है स्लोप, यहाँ पे आप देखें टोटल देखना वो टोटल देख लें, तो फाइनल आपके पास क्या वैल्यू आ रही है जनाब -50। ठीक है जी, तो -50 है और टाइम है यहाँ पे 3। ठीक है जी, -50 और पहले वाला क्या आ गया जनाब -50, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाय आपके पास टाइम क्या है 3 - 1 2।
तो ये हो गया -100/2, तो ये बन जाता है -50। तो उसी तरीके से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -10 मिली एम्पेयर आ गया, जिस 1 से 3 टाइम तक जबकि आपके पास नेगेटिव वैल्यू है। उसके बाद फिर दोबारा ये पॉजिटिव स्लोप उतनी ही है, तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है और यहाँ पे आप 4 तक पहुँच जाते हैं। तो ये आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं, या जिस तरीके से इधर इन्होंने ये पूरा इसकी इक्वेशन पहले मैथमेटिकल बना के और उसके थ्रू किया, आप उस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो ये जैसे चार्जेस और वोल्टेज के केस, चार्ज और करंट और के केस में आपने इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम्स देखी थी, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन थे, तो उसी तरह के कहीं ना कहीं अब भी इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया एन इनिशियली अनचार्ज्ड 1 मिली फैरेड कैपेसिटर हैज़ द करंट शॉन इन, इस तरीके से करंट है, तो बताएं कि जी वोल्टेज क्या होगी। तो अब I का हमें पता है, I इज़ इक्वल टू CdV/dt। तो लेकिन अगर वोल्टेज आपने निकालनी है तो वोल्टेज आपके पास क्या होगी, वोल्टेज होगी 1/C, और आपने इंटीग्रेट करना है 0 से लेके t टाइम तक I ऑफ टॉ को, d ऑफ टॉ प्लस आपके पास जो है इनिशियल वैल्यू, जो कि इन्होंने कहा है 0 है, पर मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि याद रहे आपको कि इसको भी इंक्लूड करना होता है। ये आपके पास 0 है, और यहाँ पर से आप जब इसको शुरू करते हैं तो इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेट करना है बेसिकली आपके पास एरिया कितना है, ठीक है, वो उस तरह की चीज़ होती है। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस इट एट टाइम t इक्वल टू 2 एंड 5 मिली सेकेंड्स। अच्छा, तो उन्होंने क्योंकि जेनेरिक नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट टाइम t इक्वल टू 2 के ऊपर कितना आपके पास है, तो 0 से 2 मिली सेकेंड तक आपके पास ये आ गया पहली चीज़। तो जब 2 मिली सेकेंड तक आपने करना है, तो हमें पता है कि जी करंट को इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो वो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व होता है। तो इस पोर्शन का ग्राफिकली देखने पे एरिया कितना बनता है, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, क्योंकि ट्रायंगल है। बेस कितना हो गया 2 मिली सेकेंड्स, और हाइट इसकी कितनी होगी 100 मिली एम्पेयर, ठीक है, और डिवाइड इसको किस, ये v ऑफ 2 है हमारे पास 2 मिली सेकेंड्स, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड इसे करना है 1 मिली फैरेड से 10⁻³ से। अब ये हो गया हमारे पास 100 को, ये 2 से 2 कैंसिल, 100 मिली, और ये मिली मिली जो है ये मल्टीप्लाई होकर माइक्रो हो जाएगा, तो ये हो गया जनाब 100 माइक्रो डिवाइडेड बाय 1 मिली, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 100 मिली वोल्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ गया। दूसरे केस में इन्होंने पूछा है आगे का, आगे का अंक पूछा है 5 का। अब जब 5 तक का आपने सॉल्व करना है तो उसमें नोट करें कि ये जो पहला पोर्शन है इसका एरिया उतना ही रहता है जितना कि यहाँ पे था, मतलब इनिशियल वोल्टेज उसको सॉल्व करने के लिए जब आपने 2 से 5 के लिए निकालना है तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आएगी v ऑफ 2, और v ऑफ 2 के इस पॉइंट पे क्या वैल्यू थी, वो थी 100 मिली वोल्ट। तो इसकी जगह आपने जब सॉल्व करना होगा तो बाकी ये चीज़ का एरिया लेना है और उसमें सिंपली 100 मिली वोल्ट आपने ऐड कर देने हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे इनिशियल कंडीशन में वो था। और दूसरा पॉइंट आपके पास ये 5 का है। एरिया निकालते हैं, दोबारा एरिया निकाल के इसको डिवाइड कर देंगे 1 मिली फैरेड से 10⁻³ से, ठीक है। एरिया कितना आएगा, ये अब रेक्टेंगल है तो नीचे आपके पास है 2 to 5, ये 3 है, 3 मिली सेकेंड्स, और मल्टीप्लाई हाइट जो है इसकी 100 है, टाइम्स 100 मिली एम्पेयर। मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे वो ओवरऑल हमें पता है क्या होगा। तो 1 मिली से तो ये वाला मिली कैंसिल हो गया, तो ये 300 जो है ना मिली आपके पास ये बन जाता है। तो इसको हम लिख देते हैं जनाब
300 मिली, और ये इनिशियल वैल्यू जो उसकी थी उसको भी कंसिडर कर देते हैं 100 को, तो ये आपके पास टोटल आ जाता है 400 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये 400 मिली वोल्ट के साथ आपके पास जो है ना यहाँ पे ये आंसर आ गया। अच्छा, आगे अभी ये हमारे पास कुछ और आगे सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑब्टेन द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल कैपेसिटर्स हैं और आपसे प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है कि जी हर कैपेसिटर के अक्रॉस ना कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी। तो डीसी के केस में क्योंकि कोई हमारे पास इधर ट्रांजिएंट उस तरह का नहीं है, तो डीसी के केस में या स्टेडी स्टेट के अंदर हमें पता है कि कैपेसिटर्स ओपन सर्किट एक्ट करते हैं, तो हम इसकी जगह ओपन सर्किट बना देते हैं और जनाब कोई करंट जैसे यहाँ से फ़्लो नहीं कर रहा, और इसके क्रॉस V1 निकाल लेते हैं और इसके क्रॉस V2 हमने निकालनी है, तो वो ये सर्किट बन जाता है। इसको सॉल्व करके आगे हम वोल्टेजेस निकाल लेते हैं। क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो इधर से कोई करंट नहीं फ़्लो करेगा, ये शॉर्ट सर्किट कोई करंट नहीं फ़्लो करेगा, तो मतलब है कि कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट टाइप आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये एक करंट डिवाइडर बन जाता है। तो इस करंट I की वैल्यू आपके पास होगी 3 ओवर टोटल 3 + 2 + 4 टाइम्स 6 मिली, 2 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। V1 निकालना है तो 2 मिली को 2 किलो ओहम से मल्टीप्लाई करें। किलो याद होगा कि 10⁻³ है, 1000 है, और मिली जो है वो 0.001 है, 1/1000 है। तो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा जनाब, 2 × 2 4। तो V1 आपके पास आ गया जनाब 4 वोल्ट का, और जो ये है इसके अंदर आपने वही 2 मिली जो है वो 4 के साथ आ रहा है, तो ये V2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 वोल्ट। 4 है और ये 2 मिली एम्पेयर का करंट गुजर रहा है, 8 वोल्ट हो गए। ठीक है, तो अब W1 जो हमारे पास आना है वो है 1/2 CV²। अब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर हमारे पास है 2 मिली 2 × 10⁻³ ठीक है, और जो हमारे पास वोल्टेज आ रही थी वो हमारे पास है पहले के क्रॉस 4 वोल्ट्स, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी जनाब जो है 16 मिली जूल जो है ना वो आपके पास एनर्जी स्टोर है इसके क्रॉस। और सेकंड वाला देखेंगे तो उसके क्रॉस ये वाला हिस्सा इसी तरीके से रहेगा, लेकिन नहीं, कैपेसिटर हैज़ द सेम वैल्यू, नहीं 4 मिली है, तो वो दोबारा लिख लेते हैं 1/2 टाइम्स 4 × 10⁻³ ये 2 के बराबर हो जाता है, और वोल्टेज का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 टाइम्स 2 128, और मिली था 128 मिली जूल। तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया। तो इस केस में मतलब आप जो है ना एनर्जी भी निकाल सकते हैं। सेकंड सिनेरियो यहाँ पे आ गया हमें अंडर डीसी कंडीशंस। फिर डीसी कंडीशंस का मतलब क्या हुआ कि जनाब आपके पास डीसी के केस में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होती, स्टेबल जो है पोलराइजेशन होती है, तो आपके पास इन दोनों के क्रॉस ऐसे होगा जैसे ओपन सर्किट है। ठीक है, तो 20 माइक्रोफैरड का यहाँ पे है, एक ये है, तो ये 1 के 3 के और 6 के सीरीज़ में लगे हुए हैं। इसके अंदर तो हमने जो करंट आई एक एवेल्यूएट करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जनाब 50 डिवाइडेड बाय 6 10 के। जब भी करंट निकालना हो, वोल्ट अगर हैं और नीचे 10 के है, किलो ओहम के अंदर रेजिस्टेंस हो, तो करंट का यूनिट मिली में आएगा। 50/10 इज इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर। ठीक है, किलो ये ऊपर जाके मिली में आ जाता है, तो 5 मिली एम्पेयर आपके पास करंट आ गया। 5 मिली एम्पेयर करंट है। तो दूसरा आपने क्या वैल्यूएट चीज़ करनी है, अच्छा जी, इसके क्रॉस हम अगर निकालते हैं इसको V1 कह देते हैं, V1
V1 आपने निकालना है तो V1 इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स I इज़ इक्वल टू 15 वोल्ट इधर आगे, और इसके क्रॉस निकालना है तो ये वाले 15, बल्कि इसके क्रॉस निकालने का और भी तरीका है कि ये है और इसके क्रॉस ड्रॉप होगी। या चलें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में निकालना है तो आई इन दोनों के क्रॉस वाली वोल्टेज जो है ना आपके पास आएगी। 3 + 6 कितना हो गया 9, तो V2 इज़ इक्वल टू 9 टाइम्स आई। ठीक है, 9 को इससे करें तो ये हो गया आपके पास 45 वोल्ट। ठीक है, तो 5 वोल्ट इधर आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब आपने जो है उसके क्रॉस एनर्जीज निकालनी है, वोल्टेजेस आपके पास आ गई हैं। तो आप निकालेंगे जनाब के पहले के क्रॉस जो एनर्जी है वो आपके पास है हाफ, सी की वैल्यू इसके क्रॉस है 30 माइक्रो है आपके पास, टाइम्स 30 माइक्रो, और वोल्टेज थी V1 15 का स्क्वायर। ये भी 15 आ रहा है, तो 15 का क्यूब एक तरह का आप समझ लें, 15 का क्यूब माइक्रो जूल। 15 पावर 3 ये बन जाता है 3.375 मिली, 3.375 मिली जूल। मिली जूल का जो है ना यूनिट आ गया। इसी तरह सेकंड वाले केस में आप एवेल्यूएट करते हैं तो वो कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास आ जाएगा हाफ 20 माइक्रो और मल्टीप्लाई हो जाएगा जनाब V स्क्वायर। V हमारे पास थी 45, तो ये आ जाएगा जनाब 45 का स्क्वायर, तो ये इधर से कैंसिल होकर 1 रह गया। तो इसको हम एवेल्यूएट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है 10 इंटू 45 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 20.25 मिली जूल, जो कि ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी वैल्यू करेक्ट है 20.25 मिली जूल। तो आपने जो है ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। तो यानी कि सर्किट्स तक भी आप जो है इसी तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी का थोड़ा सा आगे के हमारे पास जैसे रेजिस्टर्स के केस में होता था सीरीज़ और पैरेलल में रेजिस्टर्स, तो इसी तरीके से कैपेसिटर्स भी पॉसिबल है कि सीरीज़ या पैरेलल में आ जाएं। तो इसको भी मैं तेज़ी से अभी करवाता हूँ, प्रॉब्लम्स के लेवल पे थोड़ा ना स्लो हो जाती है स्पीड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास मल्टीपल कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हों तो हमारे पास जो मेन करंट, अगर कोई एक करंट सोर्स लगा हो, इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए जो हमारे पास जनरल तरीका था वो यही था कि आप जो है कोई करंट या वोल्टेज सोर्स लगा के जो है ना आप चेक करेंगे। तो हमारे पास जो है तमाम के क्रॉस वोल्टेज तो एक है, तो हम करंट अगर टोटल एवेल्यूएट करें कितना आएगा तो वो हमें पता चलता है हर एक के क्रॉस करंट का सम होगा। तो KCL लगा के सिंपली I इज़ इक्वल टू I1 टू IN, हर एक को देखें तो I इज़ इक्वल टू C1 dV/dt प्लस C2 dV/dt प्लस C3, सारों को इस तरीके से आ जाता है। इसके अंदर हम कैपेसिटेंसेस को अगर देखें तो कैपेसिटेंस हमारे पास सारी जो हैं वो 1 से लेके n तक जितनी भी लगी पैरेलल में आती हैं, और dV/dt उसी तरीके से है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जी हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें नज़र आ रही है वो इन तमाम कैपेसिटर्स की का जो है ना सम है। इस तरह का रिज़ल्ट हमारे पास सीरीज़ में लगे हुए रेजिस्टर्स पे आता था, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में लगे हुए कैपेसिटर्स में हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आ रहा है। इसको एक और तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जी आपके पास एक ये लगा हुआ है कैपेसिटर, ठीक है, इसकी प्लेट्स का एरिया A है और डिस्टेंस आपके पास बीच में D है, और परमिएट में ये जो है
एप्सिलॉन आपके पास परमिटिविटी है। तो अगर इसके पैरेलल में हम एक और कैपेसिटर लगाते हैं तो क्या ये ऐसे ही नहीं है कि इसका एरिया और इसका एरिया ऐसे है कि जैसे एक ही कैपेसिटर लगा हो जिनका एरिया इन दोनों के A1 प्लस A2 के बराबर हो, ये D ही है और ये एप्सिलॉन ही है। ठीक है, तो एक बड़े कैपेसिटर के बराबर बन जाता है। तो जैसे कि हमें पता था कि कैपेसिटर इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन A ओवर D, तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि जनाब हमारे पास एरियाज़ जो है A1 प्लस A2 इस तरह करके C इक्विवेलेंट है। तो हम यानी कि वहाँ से भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि क्योंकि पैरेलल में लगे हुए जो है वो एरियाज़ ऐड होते जा रहे हैं, तो आपके पास उस तरीके से ओवरऑल जो है कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ करेगी। सीरीज़ के अंदर अगर लगे हैं तो वो थोड़ा सा हमारे पास एक और तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। सीरीज़ में आपने जो है n डिफरेंट अगर कैपेसिटर लगाए हुए हैं तो उसके क्रॉस KVL आप अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 सो ऑन टू Vn। तो हर वोल्टेज जो है एलिमेंट के क्रॉस वो हमारे पास 1 ओवर C T0 से T तक इंटीग्रेट करेंगे करंट को, और जो इनिशियल कंडीशन है उस कैपेसिटर के क्रॉस कितनी वोल्टेज स्टोर थी उसके बराबर है। ठीक है, तो ये जब हम इधर हर एक की जगह पे ये जेनेरिक में K की वैल्यू 1 प्लेस करके 2 इस तरह करके प्लेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जी इन सारों के अंदर क्योंकि हमारे पास एक ही करंट फ्लो कर रहा है, तो जो ये वाली टर्म है C1 के अलावा वाली, वो वाली टर्म हम सारों में से कॉमन ले सकते हैं। तो जब सारों में से ये वाली टर्म कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस इस तरीके से करके ये टर्म चलती है। ये एक ही करंट है जिसको इंटीग्रेट करना है, और साथ इन सारों की इनिशियल कंडीशंस हमारे पास ऐड हो जाती हैं। तो इसी को अगर हम देखें कि जी हमारे पास इक्विवेलेंट ओवरऑल देखने पे क्या नज़र आता है, तो वो ऐसे है कि जैसे एक ही कैपेसिटर लगा हो, C इक्विवेलेंट जिसका 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 इस तरह करके, और सारी ये जो इनिशियल कंडीशंस हैं इन सारों को ऐड आप करके जो है एक सिंगल इनिशियल वैल्यू को के तौर पे भी आप लिख सकते हैं जो कि इन तमाम की इनिशियल कंडीशंस के बराबर होगी एक कैपेसिटर के केस में। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इनिशियल जो है ना कंडीशंस का सारा आप सिंगल एक जो है इनिशियल कंडीशन के तौर पे जो है ना उसको प्लेस कर सकते हैं। हर कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर था उसके क्रॉस इनिशियली 2 वोल्ट थे, दूसरा कैपेसिटर था उसके क्रॉस इनिशियली जो है 1 वोल्ट था। तो आप जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाएंगे तो उसमें आप कहेंगे कि जी ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है इसके क्रॉस इनिशियली 3 वोल्ट थे। तो सिंपली मतलब ये इतना कोई कॉम्प्लेक्स इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमें ये पता चला कि ये सीरीज़ के अंदर लगे हुए कैपेसिटर्स का रिलेशन ऐसे है जैसे पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टर्स का होता है। इसको देखने का दूसरा एक ये भी तरीका है हमारे पास कि अगर हम C1 हमारे पास है मसलन एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर ये लगा है, एक कैपेसिटर ये लगा है, इस तरीके से करके, तो इस केस में एरिया जो है पहले का और दूसरे का लेट से बराबर है, जो इनकी आपस में जो प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस है वो भी बराबर है और लेट से परमिटिविटी भी बराबर है। तो दो को इकट्ठे लगाने की सेंस एक तरह से ऐसे बनती है जैसे एक ही कैपेसिटर लगाया हो जिसका एरिया तो नहीं चेंज करना, लेकिन उसके जो आपस में जो थिकनेस है वो आपके पास जो है इन दोनों के सम 2D के बराबर हो। ठीक है, एरिया वही है, परमिटिविटी वही है, ये इक्विवेलेंट की बात हो रही है। तो ये आपके पास किस तरीके से आता है कि जी दो अगर इस तरह सीरीज़ में लगे हों तो जो इक्विवेलेंट आपके पास बनेगा उसके केस में आपके पास ये हो जाएगा परमिटिविटी A ओवर 2D, जिसका मतलब है कि ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस थी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो जितने इस तरह से लगाते जाएंगे उतनी ही कैपेसिटेंस कम होती जाएगी।
ये इफेक्ट रजिस्टर्स के केस में पैरेलल में आपके पास आता था। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि कैपेसिटर्स को पैरेलल में हम लोग जैसे सीरीज़ में लगाते जाएंगे तो कैपेसिटेंस रिड्यूस होती जाएगी, और अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाएंगे तो कैपेसिटेंस हमारे पास इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो यही सारा करके हमारे पास ये वाला एक रिलेशन आ गया। तो अब हम ये कुछ जो है जो प्रॉब्लम्स हैं इनको देख लेते हैं क्विकली। तो ये हमारे पास एक सर्किट है जहाँ पे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का कहा गया है। तो ये दो हमारे पास जो है सीरीज़ में कैपेसिटर लगे हैं। तो ये सीरीज़ का क्या मतलब है, सीरीज़ का मतलब है कि ये रिड्यूस हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये 4 माइक्रोफेरेड रह जाएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन। वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, तो 5 का इन्वर्स प्लस 20 का इन्वर्स, हाँ ठीक है 4 रह गया। ये हो गया जनाब 4। मैं यूनिट अभी नहीं लिख रहा। 4 6 के साथ जो है वो पैरेलल में है, तो 4 प्लस 6 10 हो गया। ये 20 के साथ पैरेलल में है तो वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सीरीज़ में है 30 जो बन गया है ना, टोटल 30 हमारे पास यहाँ से बन गया है। ये हमारे जो 30 है ये हमारे पास है सीरीज़ में इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जनाब 30 इन्वर्स प्लस 60 इन्वर्स। तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स फर्दर लेंगे तो ये 20 के बराबर आ जाता है। तो नेट कैपेसिटेंस हमारे पास जो है वो 20 माइक्रोफेरेड होगी, जो कि यहाँ पे हमारे पास लिखा भी हुआ है। तो ये आपने जो है ना एक नेटवर्क के अंदर जो कैपेसिटर्स लगे हैं उनको वैल्यूएट कर लिया। इसी तरीके से ये एक सेकंड हमारे पास जो है एग्जांपल आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। 120 और 60 हमारे पास जो हैं वो इस तरीके से लगे हैं सीरीज़ में। तो यहाँ पे ये कैपेसिटेंस रिड्यूस होगी। 120 इन्वर्स प्लस 60 इन्वर्स का इन्वर्स लिया 40 आ गया, उसके साथ ये 20 ऐड होगा क्योंकि पैरेलल में लगे हैं, प्लस 20 60 के बराबर हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी यहाँ से देखने पे 60 माइक्रोफेरेड आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये 50 और 70 वाला है, इनको भी ज़रा ऐड हो जाएंगे। ये 50 इन पैरेलल विद 70 हो गया 120। तो 120 इधर है 60 इधर है, तो फिर दोबारा से जो है ये सीरीज़ में आ गए हैं। तो 60 का हम करेंगे इन्वर्स प्लस 120 का हो गया इन्वर्स, और इसका इन्वर्स लिया तो ये 40 माइक्रोफेरेड आपके पास इक्विवेलेंट जो है ना कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, तो ये अभी क्योंकि आप लोगों ने डेप्थ में आपको पता है कैसे स्टेप वाइज करना होता है, पेपर में ऐसे नहीं आपने ज़ुबानी कर देना। आप थोड़ा सा सर्किट रीड्रॉ करें या एक्सप्लेन करें कैसे सीरीज़ पैरेलल में हो रहा है, जैसे एटलीस्ट यहाँ पे किया हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर द सर्किट इन द फिगर फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अच्छा जी, ये जो प्रॉब्लम है ना ये थोड़ी सी एक तरीके से ना कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें ना थोड़ा कंसेप्ट यूज़ होगा। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वोल्टेज आप निकालें हर कैपेसिटर, ये जो लगे हैं कैपेसिटर्स इनके क्रॉस। तो 30 वोल्ट हमारे पास टोटल है, हमें पता है केवीएल अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन केवीएल के साथ हमारे पास जो करंट है वो किस तरीके से मूव होगा ये हमें इतना जो है क्लियरली उस तरह से नहीं पता। तो लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ से एक ही करंट फ्लो कर रहा है आई, और यहाँ पर से आपके पास दो करंट्स फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे पास I1 है, ये हमारे पास I2 है। तो I एक मेन करंट फ्लो कर रहा है और ये I1 प्लस I2 यहाँ पे हमें पता चलता है I के बराबर हैं।
I1 प्लस I2, ये हमने जो है KCL इधर अप्लाई कर दिया, KVL टोटल अप्लाई करें तो हमें पता चलता है कि जी 30 इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा जी, ये दो रिलेशंस हमें पता हैं और हमने अब जो है ना स्टार्ट करना है इसको वैल्यूएट करना। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ना टोटल जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, ताकि हम एवेल्यूएट कर सकेंगे टोटल करंट या टोटल। एक तरीके से जो है ना स्टेप वाइज करते हैं। पहली चीज़ हमने सी इक्विवेलेंट निकाली, तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आएगी, ये 40 और 20 जो हैं ये हमारे पास लगे हुए हैं पैरेलल के अंदर, तो ऐड होके 60 मिली फेरेड हो जाएंगे। और 60, 20 और 30 जो हैं ये सीरीज़ में लगे हैं, तो इक्विवेलेंट जब हम इसकी निकालेंगे तो वो हमारे पास आ गया 10 मिली फेरेड। तो ओवरऑल जो है ना 10 मिली फेरेड इसको नज़र आ रहा है। तो इस 10 मिली फेरेड के हिसाब से हम निकालते हैं कि जी टोटल हमारे पास जो चार्ज है Q इज़ इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना आएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा जनाब 10 मिली है टाइम्स 30 है वोल्ट्स है, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.3 वोल्ट, 0.3 कूलम, सॉरी काफ़ी चार्ज है ये। 0.3 कूलम का हमारे पास जो है ना चार्ज आ गया। अच्छा, अब आगे क्या चीज़ है कि जी ये चार्ज तो हमारे पास आ गया, पर हमें पता है कि चार्ज जो है ना वो हमारे पास एक तरह का ना करंट के साथ उसका एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो मतलब कि क्योंकि जो चार्ज इधर से फ़्लो कर रहा है, ठीक है, ये जिसने फ़्लो किया है स्टेबिलिटी के लिए, तो वो जो चार्ज है आपके पास वो करंट के साथ एक तरीके से रिलेट करता है। या दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं V1 V2 V3 के हिसाब से जब हमारे पास बन रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि जी 30 इज़ इक्वल टू Q C1 प्लस Q C2 प्लस V3, जिसके अंदर जो है ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया वोल्टेज Q इज़ इक्वल टू C1, सॉरी Q इज़ इक्वल टू CV होता है, तो V इज़ इक्वल टू Q इज़ इक्वल टू CV, तो V इज़ इक्वल टू Q ओवर C। ये हमारे पास हो गया जनाब Q ओवर C1 Q ओवर C2 प्लस यहाँ पे जाके हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी इन दोनों का जो है Q1, यहाँ पे जो है अभी मैं ये आगे इसका बताऊंगा, ये KCL से हम निकालेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गया जनाब V3। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे Q हमने एक जैसा क्यों लिखा है, क्योंकि एक ही करंट आपके पास यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पे भी लिखा है दिस इज़ अ चार्ज ऑन द 20 मिली फेरेड एंड 30 मिली फेरेड कैपेसिटर्स बिकॉज दे आर इन सीरीज विद अ 30 वोल्ट सोर्स। तो क्योंकि हमारे पास जो है क्रूड वे, इसको समझने का ये कि करंट क्योंकि इधर से एक ही फ्लो कर रहा होगा, तो जो चार्ज डिपॉजिट है वो तमाम के ऊपर जो है ना आपके पास वो उसी हिसाब से जो है ना प्रोपोर्शनली आपके पास आया होगा। तो हम इसके अंदर क्या कहते हैं कि जी यही चार्ज इन दोनों के अक्रॉस जो है ना आपके पास पहुंचा है, जो इक्विवेलेंट जो टोटल चार्ज है। तो अगर दोनों के अक्रॉस 0.3 कूलम आपके पास जो है ना स्टोर हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है ना वोल्टेज निकाल सकते हैं हर एक के क्रॉस। तो जो V1 हमारे पास है वो हमारे पास आ जाएगी Q ओवर C1। Q हमारे पास था 0.3, ठीक है,
0.3 मतलब कि ओवरऑल टोटल हुआ है। C1 हमारे पास है 20 मिली फेरेड, डिवाइड किया तो पता चला कि जी इसके क्रॉस 15 वोल्ट स्टोर हो जाएंगे। सेकंड के पास हम लोग गए तो वहाँ पे भी क्योंकि एक ही ये सीरीज़ में लगे हुए थे तो एक ही चार्ज इनके क्रॉस आया होगा। तो वहाँ पे पहुँच के हमने जब इसको सॉल्व किया 30 में से डिवाइड किया तो हमें पता चला 10 वोल्ट उसके क्रॉस आ रहे हैं। ठीक है, तो 15 वोल्ट पहले के क्रॉस हैं और हमारे पास जो है 10 वोल्ट सेकंड के क्रॉस हैं। तो तीसरे के क्रॉस हमने देखना हो तो ओवरऑल करके हमारे पास 5 वोल्ट आ जाते हैं। अब ये 5 वोल्ट जो है ना वो 40 मिली फेरेड और 20 मिली फेरेड जो है उन दोनों के अक्रॉस आ जाते हैं। इधर अगर हमने निकालना हो कि चार्ज जो है किसी एक के क्रॉस क्या आएगा तो हम लोग वो भी निकाल सकते हैं ये आगे वाले पोर्शन में। ठीक है, वो क्या आएगा अगर हमने इस 40 मिली फेरेड वाले के क्रॉस निकालना है तो हमारे पास क्यू डैश इसको कह देते हैं, क्यू डैश है, ये क्यू डबल डैश है। तो क्यू डैश हमारे पास क्या आएगा, हमें वोल्टेज अब पता चल गई, क्यू इज़ इक्वल टू सी वी। तो वो हम निकालेंगे जी 40 मिली मल्टीप्लाइड बाय जो 5 वोल्ट था। तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब 80 मिली 800 मिली कूलम। लेट मी वेरीफाई, वोल्टेज हमारे पास 5 वोल्ट है, ये 40 मिली फेरेड के हिसाब से है। तो ओवरऑल जो है ये हमारे पास 40 मिली टाइम्स 5 इज़ इक्वल टू 200, सॉरी हाँ 200 जो है ना मिली कूलम, मतलब कि पॉइंट 2 मिली कूलम जो है ना वो हमारे पास इसके क्रॉस आ जाता है, 0.2 कूलम। ठीक है जी, 0.2 कूलम इसके क्रॉस आ गया। और क्यू डबल डैश हमने निकालना है अगर तो वहाँ पे 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो हमें पता चलेगा जी 0.1 कूलम जो है वो इसके क्रॉस स्टोर हो रहा है। तो मतलब कि KCL और KVL को इनडायरेक्टली इन तरीक़ों से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम जो यहाँ पे लास्ट है तकरीबन उसको हम करते हैं, इसके बाद ये लेक्चर फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे फिर हमसे जो है हर एक के क्रॉस जो है ना वोल्टेज पूछी गई है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले तो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे भी निकाल लें। ठीक है जी, सी इक्विवेलेंट क्या आती है, 30 और 60 है, ये 20 हो जाते हैं सीरीज़ के अंदर, 20 और 20 हैं, ये 40 हो जाएंगे, 40 और 40 हैं फिर 20 हो जाएंगे, तो ये 20 माइक्रो फेरेड आपके पास आ गए। उसके बाद हमने अब निकालना है Q, तो Q हम निकालते हैं ओवरऑल इज़ इक्वल टू सी वी। तो 20 माइक्रो टाइम्स Q इज़ इक्वल टू सी वी, वी हमने निकालना है। चलें, अच्छा ये हमारे पास चार्ज कितना आ जाता है, Q इज़ इक्वल टू सी वी, वी कितना है 90 टोटल। तो ये हमारे पास हो जाता है 0 0 2 ज़ीरोज़ हो गए, 9 इंटू 2 1 8 0 0 आपके पास जो है ना माइक्रो कूलम आ गया। तो उसके बाद जब हमने आगे इस सर्किट में देखते हैं तो हमें पता है कि जी ये वाला जो है ना 1800 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ से एक तरह से पास कर रहा है जैसे करंट करता है। तो आपने अगर V1 निकालना है तो V1 इज़ इक्वल टू Q ओवर C1, इसको V1 मतलब इसकी कैपेसिटेंस को कह रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा जनाब आपके पास 1800 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 40 माइक्रो फेरेड, 0 से ये हो गया, 4 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 45 वोल्ट जो कि यहाँ पे कहा हुआ है। ठीक है, 45 वोल्ट आ गया। तो रिमेनिंग आपके पास जो वोल्टेज रह गई
ठीक है, वो 90 में से 45 निकालते हैं इधर ना लूप के अंदर, तो रिमेनिंग आपके पास 45 वोल्ट टोटल रह गए इधर। अब उन 45 वोल्ट में से इस पॉइंट से आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, तो अब 45 वोल्ट आपके पास रह गए हैं। V2 जो है वो 45 है। अब V2 45 वोल्ट है और आगे की हम C इक्विवेलेंट अब निकाल लेते हैं। इसको C इक्विवेलेंट डैश में कह देता हूँ। ये हमारे पास था 20 माइक्रो, क्योंकि सीरीज़ में कैपेसिटेंस रिड्यूस होती है, रेसिप्रोकल रूल लगता है। 20 आ गया, तो 20 के साथ हमने अब चार्ज निकाला। तो चार्ज निकालने के ऊपर हमारे पास क्या बना, Q डैश इसको कह देते हैं, जो टोटल इधर से। तो ये हमारे पास क्या आएगा जनाब, CV, तो 20 माइक्रो इंटू 45, ये 45 है, ये हमारे पास आ जाता है जनाब 45 इंटू 2 90, 900 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब ये जो 900 माइक्रो कूलम है ये आपके पास इन दोनों में से सीरीज़ में से गुजर रहा है। तो जब आपने V3 निकालनी है तो V3 आपके पास क्या आएगी, Q डैश ओवर C3 जो इसकी कैपेसिटेंस है। तो वो कितनी बनती है जनाब, ये है 900 माइक्रो डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस है 60 माइक्रो। तो ये ज़ीरो से इधर कैंसिल हो गया, 90 है, ये 6 पे करना है। 90 को 3 पे करें तो 30 रहता है, उसको 2 पे करें 15 वोल्ट, ये आ गया। इसी तरीके से आगे जब 4 पे निकालना है, क्योंकि एक ही चार्ज जा रहा है तो Q डैश ही उसमें से फ़्लो करेगा, लेकिन डिवाइड आप करेंगे C4 के ऊपर। तो ये आ जाता है जनाब 900 माइक्रो डिवाइडेड बाय 30 माइक्रोफेरेड यूनिट, ये इधर से कैंसिल हो गया, 90 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू 30 वोल्ट। तो इस तरीके से आपके पास ये फाइनली जो है ना V4 की भी वैल्यू आ गई। तो ये तरीकाकार है कि कैपेसिटेंसेस को नेटवर्क में अगर जो है कैसे वोल्टेज करंट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स के अंदर आप निकाल सकते हैं फॉर DC कंडीशंस। तो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर जो है ये फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडक्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और साथ ही जो है RC और RL सर्किट्स को भी हम सॉल्व करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप पूछ सकते हैं आप।